गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं हिंदी का सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगी। तो अगर आपका भी सीटेट का एग्जाम है तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन के डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं, तो वीडियो को देखना तो बनता ही है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गोपाल सरड़ सिंह नेपाली, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या फिर मैथिली सरड़ गुप्त। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है मैथिली सरड़ गुप्त। भारत भारती काव्य के जो रचनाकार हैं वो मैथिली सरड़ गुप्त हैं। दोस्तों, मैथिली सरड़ गुप्त की कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगी क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा, और वीडियो है सुपर फास्ट रिवीजन की। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं मैथिली सरड़ गुप्त की, मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, जिसमें है पंचवटी, शकुंतला, नहुष, रंग में भंग, यशोधरा, भारत भारती, पृथ्वी पुत्र और चंद्रहास जैसी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछी जा रही हैं और पूछी जाएंगी। और इसके साथ साथ धर्मवीर भारती, इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें से अंधा युग, ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आप याद रखिएगा, ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास। और इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिसमें है साखी शबद रमैनी, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो पिछले कई सालों में एग्जाम में पूछी जा रही है। सिर्फ टीचिंग एग्जाम में नहीं, अदर एग्जाम में भी काफ़ी पूछी जाती हैं। और इनके साथ साथ अब इसमें आपको तुलसीदास की कुछ रचनाओं के बारे में मैं बता देती हूँ। तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। विनय पत्रिका तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, कवितावली। दोहावली, गीतावली, कवितावली, पीछे जो वली आए, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सब तुलसीदास की रचना है। और इसके साथ साथ सूरदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जिसमें से है पद संग्रह, भ्रमर गीत, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, नागलीला, साहित्य लहरी, शूर सागर, सूर पचीसी जैसी कुछ इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं जो कि सूरदास की है। अब केशवदास की भी कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक बल देता है? मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक बल देता है धारा प्रवाह की तीव्रता पर, उच्चारणगत शुद्धता पर, सांस्कृतिक निष्ठ शब्दों का प्रयोग या विचारों की क्रमबद्धता। दोस्तों, मौखिक भाषा यानी मुंह से बोलने वाली भाषा का जो आकलन होता है वो सर्वाधिक किस पर बल देता है? धारा प्रवाह की तीव्रता यानी कि तेज बोलना, धारा प्रवाह के साथ बोलना, या फिर उच्चारण को शुद्ध तरीके से उच्चारण करना, या फिर बहुत ही संस्कारी टाइप शब्दों का प्रयोग करना, या विचारों की क्रमबद्धता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, विचारों की क्रमबद्धता जो है वो मौखिक भाषा का आकलन पे सर्वाधिक बल देता है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं, यह बात स्वाभाविक है, विचारणीय है, निंदनीय है या फिर अनुचित है? बच्चे जो हैं वो अपनी मातृभाषा यानी घर पे जो भाषा बोलते हैं वो उसका प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में बात करते हैं, तो ये भाषा मतलब ये बात कैसी है? ये बात विचार करने योग्य है कि बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है, या फिर निंदनीय है कि इसको कुछ नहीं आता, ये घर की भाषा बोल रहा है, या फिर ये गलत है कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या फिर स्वाभाविक है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कि यानी बच्चा जो है वो अपने घर की भाषा अगर हिंदी की कक्षा में प्रयोग करता है तो ये एक स्वाभाविक यानी नेचुरल है।
अगला प्रश्न है चिंतामणि किस लेखक की कृति है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, चिंतामणि किस लेखक की कृति है ये पूछा है, तो जो चिंतामणि लिखा है ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये इनकी रचना है चिंतामणि। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं जिसमें से कि रसमीमांसा, तुलसीदास, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। 11 वर्ष का समय जो है वो रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। और उसके साथ साथ इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार इस यूपीटीटी के एग्जाम में शायद आया था अशोक के फूल, जो कि हजारी प्रसाद की एक इम्पॉर्टेंट रचना है। आलोक पर्व, अशोक के फूल, आलोक पर्व, मेरी जन्मभूमि, मेघदूत, कबीर, सूर साहित्य के साथ साथ लाल कनेर भी इनकी ही रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और इसके साथ डॉक्टर नागेंद्र की रचनाओं में वनमाला है, आस्था के चरण है और चंद्रमयी इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचना है। उसके साथ साथ बाबू गुलाब राय, इनकी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है जो है वैशाली की नगर बधू। इस टाइम पॉकेट एफएम पे स्टोरी चल रही है वैशाली की नगर बधू, अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो एक बार उसको देख लेंगे तो फिर लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। वैशाली की नगर बधू जो है वो इनका ही। और इसके साथ साथ मेरी असफलता, ये भी बाबू गुलाब राय की रचना है। उसके साथ साथ थलुआ क्लब भी बाबू गुलाब राय की रचना है। चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है? बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी क्या है? बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो इसमें बच्चों की बात कर रहा है, यानी कि छोटे बच्चों की, जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं। तो उनके लिए भाषा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अनुकरण करना, कि मुझे देखो मैं जो बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ उसे सीखो, या फिर भाषा के प्रयोग का अवसर देना है, या व्याकरण के लिए प्रोत्साहित करना कि बच्चे अच्छे से व्याकरण यूज़ करो उसमें, तभी भाषा तुम्हारी सही होगी, या फिर साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना कि हम साहित्य पढ़ो, जो बच्चा साहित्य पढ़ेगा उसको हम पुरस्कार देंगे या चॉकलेट देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाषा प्रयोग के अवसर देना। हर बच्चों को पहले भाषा प्रयोग का अवसर देना चाहिए, ये सबसे सटीक और राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सोहन लाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। दोस्तों झरना जो काव्य है उसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी काफ़ी फेमस रचना है झरना। उसके साथ साथ इनकी कुछ और भी फेमस रचनाएं हैं, जिसमें है कामायनी जो इनका महाकाव्य है। इसके साथ साथ आकाशदीप, तितली, छाया, उर्वशी, लहर, कंकाल, आशु, इरावती, ये भी जयशंकर प्रसाद की इम्पोर्टेंट रचनाएं। मैं फिर से बोलती हूँ, कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, उसके साथ साथ आकाशदीप, तितली, कंकाल, आशु, लहर, उर्वशी, छाया, इरावती, ये जो है जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम में आप उठा के देख लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा जयशंकर प्रसाद की रचना तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। उसके साथ अब सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ रचनाएं जानते हैं, जिसमें है झांसी की रानी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जलियांवाला बाग और झंडे की इज्जत तो ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, लेकिन झंडे की इज्जत भी आप क्या पता आगे पूछा जाए। और इसके साथ सोहन लाल द्विवेदी की रचना में दूध बतासा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, बांसुरी, चित्रा, भैरवी इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, लेकिन दूध बतासा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ महादेवी वर्मा, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं, जिसमें है रश्मि, यामा, दीपशिखा, पथ के साथी, निर्जा, निहार, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, या फिर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर मतलब ए और सी, लिपि से परिचय और वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, ये दोनों, ये जो है डी इसका सही आंसर है। किसके अभाव में हमने वर्णमाला की क्रमबद्धता कि पहले क आएगा कि पहले ख आएगा, जब ये पता ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जब बच्चे भाषा से मिलने कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। जब बच्चे भाषा से मिलने वाला कोई विषय पढ़ते हैं, जब मतलब क्वेश्चन ये है कि जब बच्चे भाषा यानी कि हिंदी से मिलने वाले कोई विषय पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, तो केवल वाला तो देखते ही काट देना है क्योंकि निगेटिव सेंस दे रहा है। साथ साथ भाषा सीखते हैं और साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि बच्चे भाषा से मिलता जुलता कोई विषय पढ़ते हैं, जैसे विज्ञान हो गया और हिस्ट्री हो गई, ये सब भाषा से मिलता जुलता ही होता है ना, तो साथ ही साथ भाषा भी सीखते हैं। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी, या फिर कौशिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। आई थिंक ये सबको पता होगा, देवकी नंदन खत्री। पहले आता था ना टीवी पे चंद्रकांता, दूरदर्शन पे जो भीड़ लगती थी देखने के लिए, वही चंद्रकांता, उसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की कुछ, जब इनकी बात आई है तो इनकी कुछ और रचनाओं के बारे में जानते हैं देवकी नंदन खत्री के, जिसमें कि काजर की कोठरी इनकी रचना है, भूतनाथ भी इनकी रचना है, लेकिन इसको इनके बेटे ने पूरा किया था, देवकी नंदन खत्री जी के। और इसके साथ साथ आपको कौशिक जी की रचनाएं बताते हैं। इनका पूरा नाम है विशंबर नाथ कौशिक। इनकी रचनाओं में कल्लोल के साथ कल्प मंदिर, कल्लोल, प्रेम प्रतिज्ञा और रक्षाबंधन इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और उसके साथ साथ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इनका नाम है, पूरा नाम है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इनकी रचनाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है देवदास इनकी रचना है, श्रीकांता, चरित्रहीन, परिणीता, शेष प्रश्न, ब्राह्मण की बेटी। दोस्तों अगर आप लोगों को रचनाएं याद नहीं होती है ना, तो पॉकेट एफएम पे आप इन सब का जो ऑडियो चलता है एक दो बार बस, ज़्यादा नहीं सुनिएगा, नहीं एक दो बार बस देख लीजिएगा, फिर आपके माइंड में ये रचनाएं ना बैठ जाएंगी एकदम। देखने से ना, सुनने से, अगर आप एक बार बस सुन लेंगे तो ये रचनाएं आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, फिर नहीं भूलेंगे। अब इसमें हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है संबंध, दूसरा है वर्णमाला याद करने का कौशल, तीसरा है अनुमान लगाने का कौशल, चौथा है भाषा की समझ का कौशल। दोस्तों पूछा है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। वर्णमाला याद करने का कौशल जो है, जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना है तो वर्णमाला का कौशल, सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा है नहीं है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, तो वो है संबंध। अगला प्रश्न है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना,
कहानी का अंत बदलवा देना, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, कंफ्यूजन हो जा रहा है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। कम, इसे तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए सिली मिस्टेक यहीं से होता है। कम नहीं कहीं पर आ जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम उसको हाँ समझ के मार देते हैं, बस हमारा आंसर 1 नंबर चला जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कहानी पर आधारित व्याकरण को समझाना। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में कहानी पर आधारित व्याकरण, मतलब कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये तो सही है। बच्चे से कहो कि बच्चे कहानी को, बच्चों आप लोग कहानी को अपनी भाषा में कहो, ये तो सही है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी कोई आपने सुना दिया बच्चों को, अब आप बोलिए कि आप बच्चों इनमें से प्रश्न बनाइए, ये भी सही है। कहानी पर आधारित प्रश्न, कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी का अंत बदलवा देना, ये भी बच्चा कर, लेकिन कहानी पर आधारित व्याकरण को समझाना ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन से रहे हैं? हिंदी में जासूसी उपन्यास के लेखक कौन से रहे हैं? तो उनका नाम है गोपाल राम गहमरी। दोस्तों इसमें देवकी नंदन खत्री जी की रचनाओं के बारे में तो हम आपको ऊपर वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें सुदर्शन जी, इनकी रचनाओं के बारे में कुछ जानते हैं। सच का सौदा, इनकी रचना है सच का सौदा, हार की जीत, साइकिल की सवारी और पत्थरों का सौदागर, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर से सुनते हैं, सच का सौदा, पत्थरों का सौदागर, हार की जीत, साइकिल की सवारी और भी कई सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, अनुपयोगी होते हैं, निरर्थक होते हैं या फिर बाधक बनते हैं? क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल के छोटे बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक में कार्टून के चित्र बने होते हैं, भाषण विज्ञापन जो होते हैं, वो बच्चों की भाषा क्षमता में क्या करते हैं? उन्हें अनुपयोगी होते हैं, मतलब उनका कोई यूज़ नहीं होता है, या फिर निरर्थक यानी बेकार होते हैं, या फिर बाधा उत्पन्न करते हैं, उससे बच्चे नहीं सीख पाते हैं, या फिर सहायता करते हैं उनके भाषा के विकास में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए मार देना है, क्योंकि पॉजिटिव पूछा है तो आपको पॉजिटिव मानना है, सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, थोड़ा बड़ा है ये। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर एक टीचर है जो कि संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा देती है। एक टीचर संज्ञा पढ़ा रही है प्राथमिक स्तर पर, वो पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, फिर उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण बताती है। तो अध्यापिका जो है वो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? सूत्र विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा, निगमन विधि अपना रही है। निगमन विधि में क्या होता है? पहले निगमन विधि में पहले परिभाषा देते हैं, फिर उससे संबंधित उदाहरण बताते हैं। दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे। तो एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।